डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं PS तिवारी आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक दिन लाइव क्लास मेरी मॉर्निंग में 8 बजे रहती है। 2 दिन मैं किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब आज सुबह मैं अपने क्लास में कंटिन्यू जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ओम का नियम। आज का मेरा टॉपिक क्या है? ओम का नियम है। तो आइए डिस्कस करेंगे ओम के नियम के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओम के नियम में ओम क्या है। ओम के नियम में ओम क्या है उसे आपने आगे पढ़ेंगे भी कि ओम किसी की मात्रक भी है, लेकिन मात्रक के अलावा यहाँ पे ओम इंक्लूड है। मतलब ओम किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या है। देखिए, हम बताएंगे कि जो ओम है इसका नाम ओम है। ओम किसी साइंटिस्ट का नाम, व्यक्ति का नाम था। उनका नाम जो था, एक महान साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था? देखिए, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था उनका? जॉर्ज साइमन ओम। समझ पा रहे हैं? देखिए, इतना बड़ा नाम था इनका, जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1787 से 1854 इन्होंने 1787 से 1854 के बीच कार्य किया। कार्य क्या किए थे इन्होंने विद्युत चालन की तुलना ऊष्मा चालन से की। किसके बीच कार्य किया? विद्युत चालन की तुलना, अभी लिखना नहीं, समझना है। विद्युत चालन की तुलना ऊष्मा चालन से की। ऊष्मा चालन से की। तो समझिए, इन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्हीं के इस नाम से ओम को निकाला गया और इन्हीं के आविष्कार करने के कारण इनको सम्मानित करने के लिए इसका नाम रखा गया ओम का नियम, जिसे क्या कहते हैं? ओम्स लॉ। बाद में ओम को प्रतिरोध की यूनिट बताया गया है। इसको हम बताएंगे कि प्रतिरोध की यूनिट ओम क्यों रखा गया है, बाद में पढ़ेंगे। पहला चीज ओम क्या है? ओम एक वैज्ञानिक का नाम था। दूसरा चीज प्रतिरोध। ओम किसका मात्रक है? ओम प्रतिरोध का मात्रक है। यह कैसे बना, इसको बाद में बात करेंगे। तो जॉर्ज साइमन ओम जो थे महान वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया था, क्या बताया गया कि 1787 से 1854 1787 टू 1854 के बीच बिटवीन क्या किए थे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और हीट कंडक्टर यानी कि विद्युत चालन और ऊष्मा चालन की तुलना की। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि जॉर्ज साइमन ओम जो वैज्ञानिक ओम तो किसके बीच पहले तुलना किए थे, तो आप क्या जवाब देंगे कि इन्होंने विद्युत चालन और ऊष्मा चालन के बीच तुलना की। ठीक, तुलना करने के बाद इन्होंने जो ओम का नियम दिया, तो ओम के नियम 1828 में, इसमें इन्होंने क्या किया था? विद्युत धारा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया था। यानी जब कोई पूछे कि ओम का नियम निम्नलिखित कब प्रतिपादित किया गया? 1828 में। इसमें उन्होंने क्या किया? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित किया। क्या किए थे ओम साहब ने? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इन दोनों के बीच संबंध को प्रतिपादित करने के लिए 1828 में ओम ने एक नियम बनाया, जिसे हमने क्या कह दिया? ओम का नियम। इस नियम को भी आगे हम अपन अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। देखिए, विद्युत धारा बोले तो आई, विभवांतर बोले तो भी। जो ओम का नियम होता है, सिंपल सिंपल मैथमेटिकल होता है, भी प्रोपोर्शनल आई, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच संबंध बताता है। भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर है, आई आपका धारा है। और जब यहाँ पे हटेगा तो कांस्टेंट क्या लग जाता है? आर। तो क्या बन जाएगा? आर आई। और दिस इंप्लाइज आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। आर क्या है आपका? प्रतिरोध। तो अगर देख पा रहे होंगे, इसमें आपको 3 चीज दिखाई दे रही है, V R I। यानी इससे यह सिद्ध होता है कि ओम के नियम को पढ़ने के लिए इलेक्ट्रिकल क्वालिटी में हमें 3 क्वालिटी का अध्ययन करना चाहिए।
ओम के नियम पढ़ने के लिए हम क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, कि कौन सी 3 क्वालिटी होती है। तो इसके लिए अपन कहेंगे ओम के नियम के लिए VRI। तो V आपका वोल्टेज, R आपका रेसिस्टेंस और I आपका करंट। यानी कि आपको या अपन को या किसी थर्ड व्यक्ति को ओम के नियम पढ़ने के लिए कोई पूछे कि ओम के नियम के लिए क्या 3 चीज आवश्यक होती है, तो वोल्टेज, रेसिस्टेंस, करंट का होना आवश्यक होता है। क्योंकि जो ओम का नियम होता है वह VRI में संबंध बताता है। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, कोई पूछा कि ओम के नियम किन किन के बीच संबंध बताता है, तो आप क्या बताएंगे, VR और I। V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेसिस्टेंस, I मतलब करंट। यानी कि जो वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन प्रतिपादित करे उसे अपन क्या कह सकते हैं, ओम का नियम कहेंगे। ठीक है। तो कोई पूछे कि ओम का नियम पढ़ने के लिए किन किन इलेक्ट्रिकल क्वालिटी की आवश्यकता होती है, तो आप साथ में बोल सकते हैं VRI एंड फुल फॉर्म कह सकते हैं वोल्टेज, रेजिस्टेंस एंड करंट। ओके। अब अपन इसके नियम की बात करेंगे स्टेटमेंट के रूप में। तो देखिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। एक ऐसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका वोल्ट है, अब यहाँ से आप कोई करंट फ्लो करते हैं और यहाँ पे क्या है, लोड, और लोड के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब आप कहेंगे कि लोड के अंदर रेजिस्टेंस कैसे है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यह एक LED बल्ब है। क्या है आपका यह आपका एक LED बल्ब है। अब LED बल्ब आप जानते हैं कितने का होता है। सपोज दैट LED बल्ब कितने का है, 2 वोल्ट का। कितने का LED बल्ब देखे होंगे ना, LED बल्ब आजकल टार्च में लगे होते हैं और जो झालर वगैरह आती हैं उसमें, तो LED बल्ब ऐसे ही कुछ होता है जिसमें 2 स्ट्रीम होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, A2 टर्मिनल। इन टर्मिनल में क्या होता है कि इसके अंदर एक कांच पैक होती है और इस कांच में ही क्या होता है कि इसकी जो फिलामेंट होता जलता है, इसे अपन क्या नाम दे दिया, LED। तो जो आपका LED बल्ब है, तो LED बल्ब जैसे 2 वोल्ट का है। अब आपकी जो बैटरी है, बैटरी कितने वोल्ट की थी, 9 वोल्ट की। अगर आप उस 9 वोल्ट में इस LED बल्ब को जलाओगे तो क्या बल्ब सही रहेगा, बताइए आप। अगर 9 वोल्ट की बैटरी में 2 वोल्ट बल्ब जलाएंगे तो बल्ब क्या होगा, डिस्पैच, खराब हो जाएगा। तो जो लोड के अंदर यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, उसके करंट को उसके अकॉर्डिंग वहां तक सेंड करता है, बाकी करंट को फ्लो होने नहीं देता। इस प्रकार से VRI क्या होता है कि ओम्स के नियम के रूप में फॉलो होता है। ठीक है। अब अपन बात करेंगे ओम के नियम के स्टेटमेंट के बारे में। तो निकालिए कॉपी पेन, यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में नोट करिए। अभी तक आपको नोट नहीं करना था तो लिखिए ओम का नियम, लिखिए इस नियमानुसार, लिखिएगा आप लोग, इस नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू लॉ, इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था, इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखिएगा, किसी चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट। इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, विकृत आदि में, जैसे लंबाई, ताप, विकृत, जैसे क्या लिखे हैं, जैसे ताप, यांत्रिक विकृत में ताप, इसे लिखिए जैसे ताप, टेम्परेचर, यांत्रिक विकृत, मैकेनिकल स्ट्रेन, यांत्रिक विकृत, इसको ब्रैकेट में करिए, यांत्रिक विकृत में परिवर्तन ना हो, में परिवर्तन ना हो, परिवर्तन ना हो, तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच
उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए बहुत ही मोस्ट नियम है, ये आपने 10th में पढ़ा है, 12th में पढ़े हैं, और आपके आगे भी जो फिजिक्स से संबंधित बच्चे हैं कंपटीशन में आता है इससे कई क्वेश्चन। ये ओम का नियम के जैसे फार्मूला क्या है इस बेस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एसआई यूनिट्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो नियम देखिए क्या बोल रहा है, समझिएगा। इस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी कोई कंडक्टर से जो उसकी भौतिक अवस्था होगी, फिजिकल कंडीशन, उसके हिसाब से ताप यांत्रिक विकृति, जैसे कि ताप में या यांत्रिक विकृति में परिवर्तन नहीं, कि उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो उसमें बहने वाली धारा क्या होती है कि चालक के सिरों के बीच लगाए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि बहने वाली धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती, मतलब समझ गए होंगे कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हमने बता चुका है। जो धारा है विभवांतर के क्या हो रही है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो लिख लिया आप लोग, किस नियमानुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप यांत्रिक विकृति में परिवर्तन ना हो तो उसमें बहने वाली धारा चालक के सिरों के बीच लगा के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पे पॉइंट नोट करिए, परिवर्तन ना हो। अगर परिवर्तन हो जाता है तो ओम का नियम फॉलो नहीं होगा। इस पॉइंट को नोट करिएगा, क्या बोल रहा है कि परिवर्तन ना हो। अगर इसके जो ये ताप यांत्रिक की विकृति परिवर्तन होता है तो ओम का नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लिखिए, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, जो बताया गया क्या हो जाएगा, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, V प्रोपोर्शनल I पढ़ चुके हैं ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मतलब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको पता है कि अगर ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बताइए, करंट का बताइए। अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, R, तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा, RI। अगर इसको हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, R, तो V इक्वल टू RI। तो इसको भी मैथमेटिकल फॉर्म बता सकते हैं बाइबल के हिसाब से, और इसको भी बता सकते हैं, दोनों आपके सही। यानी कोई पूछे कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है तो क्या बताएंगे, V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू RI। अब देखिए कोई पूछे कि R क्या है तो क्या बताएंगे, R क्या है, क्या बताएंगे कि जहां R नियतांक है, जहां कैपिटल R क्या है पूछेंगे तो क्या है, R नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। R को क्या कहते हैं, प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं, मतलब कि रेसिस्टेंस कहते हैं। तो परिभाषा यहाँ से निकल आएगी, प्रतिरोध को भी निकालें परिभाषा, जिसका मान क्या है, V और I पर निर्भर नहीं करता। R का मान, प्रतिरोध का मान V और I पर, R का मान V और I पर निर्भर नहीं करता, V और I पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। जैसे कोई पूछे आपसे कि प्रतिरोध का मान, पहले की प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आपका एक नियतांक है। अब इसकी परिभाषा अगर निकालेंगे तो कहीं से निकल आएगी कि R इक्वल टू V अपान I, यानी कि I बटे में आ जाएगा। परिभाषा क्या बता सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो रेशियो उसका बोलेंगे प्रतिरोध, यानी कि हिंदी में कहेंगे विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा समझ पाएंगे अगर यहाँ से।
तो V इक्वल टू आर आई, तो R इक्वल टू V अपान आई हो जाएगा। परिभाषा क्या था अपने शब्दों में कि विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, बट अभी हम आगे इसकी अच्छी परिभाषा भी दिखा देंगे। तो प्रतिरोध क्या है, आर्त नियतांक का, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मान V और I पर निर्भर नहीं करता। जब ये पूछा जाएगा कि V और I पर निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करता, तो लिख लीजिए यह चालक की प्रतीत लंबाई और अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लिख लीजिए यह चालक के प्रतीत लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्रॉस सेक्शन एरिया तथा ताप पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, ये आपको बता दें कि एमपीएस टाइप भी क्वेश्चन आया है। तो 10वीं 12वीं और जो बच्चे फिजिक्स वाले हैं, बीएससी अगर कंपटीशन तैयारी बेसिक साइंस में जरूर करिएगा। पहला चीज ओम का नियम का गणितीय रूप क्या होता है, कई बार आया है, तो आप क्या बताएंगे कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू आर आई। फिर R आपका क्या है, R आपका एक कांस्टेंट है जिसे अपन क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस किस पर निर्भर नहीं करता, तो यह V और I पर निर्भर नहीं करता। जब यह V और I पर निर्भर नहीं करता तो किस पर निर्भर करेगा, चालक की प्रकृति पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल पर और ताप पर निर्भर करता है। इस पॉइंट को सभी अच्छे से नोट करिएगा, ऑल स्टूडेंट्स जो फिजिक्स के हैं, ठीक है। किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है, ओके। अब आगे देखिए, अब हम लिखेंगे कि ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य होता है। आगे नोट करिए, ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य होता है। ओम का नियम केवल धात्विक चालक के लिए सत्य होता है। धात्विक चालक के लिए सत्य होता है, मतलब जो ओम का नियम किसके लिए सत्य होता है, केवल धात्विक चालक, मेटल कंडक्टर के लिए, अधात्विक चालक के लिए सत्य नहीं होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसी में ओम के नियम नहीं, तो ओम के नियम की शर्त क्या होती है, इसकी दो शर्तें हैं। लिखिए ओम के नियम की शर्तें, डालिए हेडिंग ओम के नियम की शर्तें। तो इसकी शर्त क्या है, शर्त लिख लीजिए, कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की शर्तें। ओम के नियम की शर्तें, पहले लिखिए ओम के नियम की शर्त निम्न है। ओम के नियम की शर्त निम्न है। फर्स्ट नंबर लिखिए, चालक का ताप नियत हो। पहली शर्त क्या बता रहा कि चालक का ताप नियत हो, मतलब इसका जो टेम्परेचर है क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। चालक का ताप नियत हो। अब इसमें डिस्क्रिप्शन लिखिए, यदि चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। यदि चालक का ताप नियत नहीं है, चालक का ताप नियत नहीं है तो उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है। उसका प्रतिरोध परिवर्तित हो जाता है, मतलब कि चालक के ताप नियत होना चाहिए। ओम की पहली शर्त है। अगर चालक का ताप नियत नहीं है तो क्या होगा, उसका जो प्रतिरोध रेजिस्टेंस R है, R का मान भी परिवर्तित हो जाता है। सेकंड नंबर लिखिए, चालक में विकृत ना हो। सेकंड नंबर है
चालक में विकृत ना हो, जो चालक है उसमें विकृत नहीं होनी चाहिए, चालक में विकृत ना हो। देखिए, यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता। लिख लीजिए, यदि चालक की लंबाई यदि चालक की लंबाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल आदि परिवर्तन होता है, आदि में परिवर्तन होता है तो उसका प्रतिरोध नियत नहीं रहता, नियत नहीं रहता है। बस क्या बोल रहा है कि अगर इसमें लंबाई और क्षेत्रफल में परिवर्तन होता है जो उसका प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध क्या होगा कि प्रतिरोध उसका नियत नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे ओम के नियम का निगमन, डेरिवेशन। लेकिन डेरिवेशन अपन आज ना पढ़ेंगे, डेरिवेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज ओम के नियम को बेसिक बता दिए हैं, तो डेरिवेशन को अपन कल अच्छे से समझेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें। जो भी त्रुटियां हों, कमियां हों, आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास कीजिए, मैं जरूर इसमें सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको करना कोई कर सकते हैं एज अ कमेंट, एज अ कॉल भी। बट आपके मन में जो डाउट है आप अपना डाउट जरूर क्लियर करें, उसको अपने मन में मत रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद, जय हिंद।